जय हिंद। हम क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे चालक व अचालक क्या होते हैं और आवेश का चालक व अचालक के प्रति क्या व्यवहार होता है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आवेशों की योज्यता के बारे में पढ़ेंगे, आवेशों के क्वांटीकरण के बारे में पढ़ेंगे और आवेशों के संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का ऑलरेडी एक लेक्चर हमने ले लिया है, उसमें हमने आवेश क्या होता है ये बताया कि आवेश होता क्या है, आवेश का मात्रक क्या होता है, ये सब हम बताए थे। हम आपको बताए थे कि एक थेल्स नामक वैज्ञानिक थे जो बताए थे कि आवेश होता है, मतलब आवेश का खोज कर दिए थे, बताए नहीं थे, खोज कर दिए थे। उसके बाद एक आए बेंजामिन फ्रैंकलिन, वो बताए कि आवेश दो तरह का होता है। उसके बाद आवेश कैसे उत्पन्न होता है ये भी हम बताए थे आपको कि आवेश की उत्पत्ति होती है जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है आपस में तो आवेश की उत्पत्ति होती है। और क्या होता है कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वस्तु पे चला जाता है और इसीलिए वस्तु में आवेश आ जाता है। तो ये आवेश हम बताए थे और आवेश की परिभाषा भी बताए थे आपको कि आवेश कुछ नहीं है, वस्तु का गुण है। जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो आवेशित हो जाता है। आवेशित होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि वस्तु के पास ऐसा गुण आ जाता है जिसके वजह से वो दूसरे किसी छोटे वस्तु पर या किसी भी वस्तु पर वैद्युत बल आरोपित करता है, तो वही गुण इसका आवेश कहलाता है। मतलब वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा वह किसी अन्य वस्तु पर वैद्युत बल आरोपित करता है क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। और इसके मात्रक के बारे में भी हम आपको बताए थे कि इसका मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड होता है, एम्पियर सेकेंड, या इसी को बोल देते हैं हम कूलाम। क्या बोल देते हैं? कूलाम, इसके बारे में। लेकिन आज हम कुछ और मात्रकों के बारे में जानेंगे, आवेश के कुछ और मात्रक के बारे में। आवेश को क्यू से दर्शाया जाता है ये भी हम आपको बताए थे। देखिए, आवेश का मात्रक जो एसआई पद्धति में, यानी कि एसआई सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम, देखिए सिस्टम जो होता है ना, मात्रक का सिस्टम एक होता है कि मतलब कि किस लेवल पे इसको देखा जाएगा, मात्रक के सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पे एसआई सिस्टम मतलब कि इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, मतलब पूरे वर्ल्ड में आप अमेरिका चले जाइए, आप चीन चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए, दुबई चले जाइए, कहीं जाएंगे, आवेश का मात्रक अगर कूलाम बताएंगे तो ये कूलाम सब कोई समझेगा। कहें कैसे कि ये पूरे वर्ल्ड के लिए बनाया गया है, एसआई मात्रक है। और सीजीएस पद्धति एक होता है जिसमें कि सीजीएस पद्धति जो होता है ये मतलब हमारे लोकल एरिया के लिए होता है। हम अपने एक विशेष जगह के लिए किसी वस्तु का, किसी राशि का मात्रक बनाते हैं। जैसे हम सीजीएस में जो मात्रक है आवेश का उसको स्टेट कूलाम लेते हैं। ये स्टेट कूलाम जो है हर जगह नहीं मान्य होगा, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नहीं मान्य होगा ये, मतलब कहीं कहीं ये विशेष विशेष जगह पे कहीं कहीं के लिए आवेश का मात्रक कूलाम माना जाता है, सॉरी स्टेट कूलाम माना जाता है। लेकिन पूरे वर्ल्ड लेवल में जाएंगे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे मतलब कि पूरे संसार में देखा जाए तो हर जगह आवेश का मात्रक कूलाम माना जाता है। ठीक, तो ये बनाया गया है मात्रक। सीजीएस में क्या है? ईएसयू, जिसको हम स्टेट कूलाम बोलते हैं। जैसे देखिए, हम दूरी नापते हैं तो क्या करते हैं? मीटर में मापते हैं। मीटर क्या है? एसआई सिस्टम में यूनिट है। मीटर जो है क्या है? एसआई सिस्टम में यूनिट है। जैसे कहते हैं 10 मीटर है, कितना है? तो 10 है। अब मीटर क्या है? इसका यूनिट है, यानी कि इसका मात्रक है। तो ये यूनिट जो है मीटर, ये एसआई सिस्टम में है, यानी पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पूरे वर्ल्ड में हर जगह कहीं भी अगर लंबाई नापेंगे तो कहेंगे मीटर में नापेंगे तो समझ जाएगा। लेकिन आप जाके अपनी भाषा में सेंटीमीटर में नापने लगेंगे तो कहेगा यही का नाप रहे हैं, सेंटीमीटर क्या होता है कहीं कहीं, तो समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसआई सिस्टम में जो मात्रक होगा वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे जाना जाएगा, जबकि जो सीजीएस वगैरह जो अन्य पद्धतियाँ हैं वो मात्रक कहीं कहीं विशेष जगहों पे ये जाने जाते हैं। जैसे यहाँ पे स्टेट कूलाम हो गया। स्टेट कूलाम जो है एक विशेष स्थान के लिए मात्रक है, जैसे हमारे यहाँ जाना जाता है स्टेट कूलाम को, तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक स्टेट कूलाम है। आवेश का मात्रक एक मात्रक होता है फैराड, अभी बताते हैं सब क्या होता है। एक मात्रक होता है मिली कूलाम, एक होता है माइक्रो कूलाम, एक होता है नैनो कूलाम, एक होता है माइक्रो कूलाम या पिको कूलाम। इसके बारे में समझते हैं। देखिए,
पहले स्टेट कूलाम समझते हैं। स्टेट कूलाम जैसे हम कहते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर बाबू, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। आप तुरंते बोलेंगे, कहेंगे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तुरंते धड़ाक से बोलेंगे 100 सेंटीमीटर, बोलेंगे कि नहीं। वैसे ही एक कूलाम में कितना स्टेट कूलाम होता है, वैसे एक कूलाम में कितना स्टेट कूलाम होता है, तो याद रखिएगा आज से 3 × 10⁹ कूलाम कितना होता है बाबू, स्टेट कूलाम, सॉरी स्टेट कूलाम, ESU शॉर्ट में लिखा जाता है। तो एक कूलाम में कितना स्टेट कूलाम, तो 3 × 10⁹ 3 × 10⁹ का मतलब कि 3 के पीछे 9 गो जीरो लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, इतना पढ़ेंगे, ठीक। तो एक कूलाम में 3 × 10⁹ ESU होता है। वैसे ही हम बोले कि अब एक ESU यानी एक स्टेट कूलाम बराबर निकालो, एक स्टेट कूलाम बराबर कितना कूलाम, तो क्या करेंगे, एक स्टेट कूलाम, तो भाई जो इतना है ना, एक स्टेट कूलाम से गुणा कर देंगे इस नंबर में 3 × 10⁹ बराबर कितना, 1 कूलाम। वही लिखा हुआ है, सेम वही है, देखिए यहाँ पे कुछ बदला नहीं है, वही लिखे हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है वही यहाँ भी लिखे हैं, बस एक को अलग लिख दिए। एक से अगर इसमें गुणा करेंगे उतना ही रह जाएगा, और ESU पहले से ही था मात्रक इसका, तो हम कहेंगे एक ESU यानी कि एक स्टेट कूलाम में कितना मतलब कूलाम, एक स्टेट कूलाम में कितना कूलाम होता है, अगर इसको मापना हुआ तो हम क्या करेंगे, अब इधर ये गुणे में है, इधर जाएगा तो भागे में चला जाएगा, तो 3 × 10⁹ कूलाम। अब इसको अगर हल करेंगे तो क्या आता है, 1 ESU बराबर 0.33, उसके बाद 33 आता रहेगा, 33 × 10⁻⁹ कूलाम। अगर इसको और थोड़ा सा हल करें तो क्या हो जाएगा, 3.33, क्या होगा, 3.33 × 10⁻⁻10 कूलाम। ये हो गया 1 ESU बराबर 1 स्टेट कूलाम बराबर। तो एक स्टेट कूलाम में कोई पूछेगा कितना कूलाम होता है, तो एक स्टेट कूलाम में 3.33 × 10⁻⁻10 कूलाम होता है, ठीक। एक ESU में इतना होता है। और कोई पूछेगा एक कूलाम में कितना स्टेट कूलाम होता है, तो एक कूलाम में 3 × 10⁹ कूलाम, 9 स्टेट कूलाम होता है। याद रखेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम पॉइंट लगाए हैं तो आपको समझ में नहीं आया होगा। 3 से 1 में भाग दीजिए 0.33 और 10⁹ है, नीचे अगर प्लस में पावर है, अगर इसको ऊपर भेजना है तो बस पावर को माइनस कर देते हैं। देखिए जब नीचे प्लस में पावर हो और ऊपर भेजना है बस प्लस पावर जो रहेगा चिन्ह पावर के आगे उसको बदल देंगे। अगर प्लस है माइनस कर देंगे, माइनस से प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या था, कुछ नहीं था, प्लस था। जब ऊपर भेजे तो माइनस कर दिए, बस चिन्ह को उल्टा कर दीजिए। ठीक, हल करने का तरीका है। उसके बाद 0.33 आया था, 3 से भाग देंगे 1 में 0.333 आएगा। अब इसको अगर हमको क्या करना है, हमको लिखना पड़ता है फिजिक्स के भाषा में। और फिजिक्स के भाषा कहता है, फिजिक्स का भाषा कि पॉइंट के पहले कम से कम एक जो है क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक मतलब अंक होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। ठीक, तो एक जब प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए जीरो को छोड़ करके। जीरो को छोड़ करके कोई भी पूर्णांक होना चाहिए, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। तो जीरो को छोड़ करके एक अंक पहले होना चाहिए, कोई भी पॉइंट के पहले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमको ये करना है तो यहाँ से पावर क्या करेंगे, एक घटा देंगे। जैसे ही घटाएंगे तो ये क्या होगा, जुड़ जाएगा इसमें। देखिए कैसे, यहाँ पे समझाते हैं हम आपको कैसे इसको सॉल्व किए हैं। तो 3.33 आया, ये समझाना है। देखिए ये 3.33 है ना, अगर हम कहें कि 3.33 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी क्या लिखा हुआ था, 0.33, यही लिखा हुआ था ना, 0.33 इंटू 10 टू द पावर -9 लिखा हुआ था। हम कहे कि इसको बदलो, किस में बदलो, तो 3 को बस आगे ले जाओ। 3 को आगे ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा। जब इसमें हम 10 से गुणा करेंगे, जब इसमें हम 10 से गुणा करेंगे तो 3 एक आगे आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जब इसमें क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो एक 3 आगे आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं। लेकिन जैसे ही 10 से गुणा किए इसका मान तो बदल गया, तो इसलिए हम इसमें 10 से भाग भी दे देते हैं कि मान में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। 10 से 10 खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम काटेंगे नहीं, यहाँ पे 10 को क्या करेंगे, काटेंगे नहीं। 10 का पावर 1 से 10 का पावर 1 से भाग कर दिए और गुणा कर दिए। अब क्या करें, तो इससे इसमें गुणा कीजिए। जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3.33 और इंटू 10 टू द पावर
-9 और ये बटे में क्या है 10⁻1 है। जब ऊपर जाता है तो पावर जो रहता है प्लस में वो माइनस में हो जाता है। 10⁻1 है ना प्लस में, तो ये 10⁻−1। जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो पावर जोड़ दिया जाता है बेस को एक बार लिख करके 3.33 और इंटू 10⁻, कितना आया देखिए, बेस को जोड़, बेस जब सेम है तो पावर जोड़ दीजिए, एक बार बेस लिखिए पावर जोड़ दीजिए, -9 प्लस -1, ये जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा बाबू, आ जाएगा 3.33 इंटू 10⁻9 और 1 10 -10। तो यही हुआ है यहाँ पे 3.33 इंटू 10⁻−10 कूलम। देखिए हम कैलकुलेशन भी आपको साथ में सिखाते चल रहे हैं, इसलिए क्योंकि अभी क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। आज हम देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो आशा है कि ये समझेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 ESU बराबर इतना होता है और 1 कूलम बराबर इतना ESU होता है। अब चलिए स्टेट कूलम समझ गए। फैरड क्या होता है, तो फैरड जो होता है ना, फैरड कुछ नहीं है। फैरड का मतलब होता है 1 फैरड जो है आवेश का बड़ा मात्रक है। ESU छोटा था लेकिन अब ये बड़ा मात्रक है, ये बड़ा मात्रक है। 1 फैरड बराबर होता है 96,500 कूलम। कितना होता है 1 फैरड F से दिखाते हैं 96,500 होता है। अब ये कहाँ से आया है 96,500, कहाँ से 1 फैरड आया है, इसको समझिए। देखिए 1 फैरड जो होता है ना वो क्या होता है 96,500 कूलम, और ये 96,500 आया कहाँ से, तो ये 96,500 कहीं से नहीं आया हुआ है। आप पढ़े होंगे क्लास 11th में केमिस्ट्री में पहला चैप्टर आप मोल पढ़े होंगे, मोल कॉन्सेप्ट। मोल में क्या होता है, तो 1 मोल बराबर होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻, कितना होता है 23। तो जब इतने संख्या में इलेक्ट्रॉन का आवेश निकाला जाता है, 1-2 इलेक्ट्रॉन का नहीं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर निकाला जाता है तो वो इतना आता है 96,500 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻−19। हल करके दिखा रहे हैं आपको। और कितना इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश देता ना, कौन इलेक्ट्रॉन है 6.022 इंटू 10⁻23। हल कीजिए, हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 1.6 ठीक इंटू 6.022 और इंटू 10⁻, ये 23 और 19 क्या हो जाएगा 10⁻4 हो गया 10⁻4। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका ये सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा आपका 96,500। सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये सॉल्व करेंगे तो 96,500 आएगा। ठीक, तो ये क्या है 1 फैरड जो ये मात्रक होता है कूलम का 1 फैरड, ये कहाँ से आता है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम 1 फैरड बोलते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है उसी को हम 1 फैरड बोलते हैं। तो 1 फैरड बराबर 96,500, बस यहीं से आया है। तो आशा है कि आपको ये भी समझ में आया होगा कि 1 फैरड क्या होता है। आगे 1 कूलम बराबर होता है, अभी बताया है 1 कूलम बराबर 3 इंटू 10⁻9 ESU, ये लिखे हुए हैं। आगे चलिए, एक होता है मिली। क्या होता है मिली, मिली का अर्थ क्या होता है पहले समझिए। एक होता है मिली, एक होता है माइक्रो, और एक होता है नैनो, और एक होता है पीको, और या माइक्रो। ये 4 चीजें होती हैं। इसका अर्थ समझिए। मिली का अर्थ होता है किसी भी चीज का 1/1000वां भाग, यानी कि अब कहेंगे कि इसका मिली निकालो, मार्कर का इतना लंबाई का मार्कर है, इसका मिली निकालो। मिली का मतलब कि इस मार्कर का 1000 टुकड़ा कीजिए, 1000 टुकड़ा में खच काट दीजिए, उसके बाद एगो बचेगा टुकड़ा, जो एगो मिलेगा हमको बराबर टुकड़ों में 1000 में काट दिए, एक टुकड़ा जो मिलेगा वही 1 मिली के बराबर होगा। क्या होगा 1 मिली के बराबर होगा। तो मिली का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का 1000वां भाग, किसी भी पदार्थ का 1000वां भाग, 1000 टुकड़ा कर दीजिए बराबर एगो मिलेगा, वही मिली होगा। माइक्रो का मतलब होता है 1 के पीछे 6 गो जीरो, 6 गो जीरो का मतलब होता है 10 लाखवां भाग। कितना हो गया, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाखवां भाग होता है। मतलब कि किसी भी चीज का 10 लाखवां भाग माइक्रो के बराबर होगा। वैसे ही नैनो होता है। नैनो का मतलब क्या होता है, नैनो का मतलब क्या होता है, देखिए 1 के पीछे 9 गो जीरो, 3 3 6
और 3 9, कितना हो गया 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, 1 अरबवा भाग। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, 1 अरब मतलब कि किसी भी पदार्थ का 1 अरब भाग, 1 अरब काटिए उसको, एगो टुकड़ा जो मिलेगा 1 नैनो के बराबर होगा, ठीक। वैसे ही पीको, पीको का मतलब होता है कि एक कोई चीज़ है, एक कोई चीज़ है, उसको कितना भाग में तोड़िए तो 1 के पीछे लगा दीजिए 12 गो जीरो, 4 4 और 4, 12 गो जीरो, मतलब कि इतना में तोड़िए। अब इसका इकाई दहाई दहलाते रहिए, देखा जाएगा कितना होता है। तो देखिए इतना भाग करना होता है। वैसे ही अब इसको हम लिखने के लिए शॉर्ट फॉर्म में मिली को लिखने के लिए 1 लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं 10 का पावर 3, कहाँ से कि 10 के पीछे 3 गो जीरो है। वैसे ही माइक्रो को लिखने के लिए 1 क्या लिख देंगे, 1/10 का पावर 6 लिख देंगे, कहाँ से कि 10 के पीछे 1 के पीछे 6 जीरो है। वैसे ही अब नैनो को लिखने के लिए 1 शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, बस छोटा इसका रूप छोटा कर रहे हैं। 1 के पीछे कितना जीरो है 9, तो 10 के पावर 9, ठीक। वैसे ही पीको को लिखने के लिए या माइक्रो को लिखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो 1 के पीछे कितना जीरो है 12, तो 10 के पावर 12। अब अभी हम आपको बताए हैं कि बाबू देखो, जब पावर नीचे अगर बेस हो और पावर हो, अगर नीचे है तो वो अगर ऊपर उसको भेजना है तो उसका बस चिन्ह पलट दीजिए। तो यहाँ पे 10 का पावर 3 है, 3 किस में है, प्लस में है, ऊपर आ जाएगा के में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -3। तो 1 मिली बराबर 10 का पावर -3 होता है। 1 माइक्रो बराबर कितना हो जाएगा, यहीं से देखिए 10 को ऊपर ले जाइए और बटे में 1, यहाँ से बटे में 1 लिखा नहीं जाता है यार, छोड़ दीजिए। वैसे यहाँ पे 10 का पावर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा प्लस है नीचे, ऊपर जाएगा माइनस, और बटे में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो 1 माइक्रो बराबर 10 के पावर -6। वैसे यहाँ से यहाँ पे 1 नैनो है, 1 नैनो का हम कैसे लिखेंगे, 10 का पावर माइनस, यहाँ पे 10 का पावर 9 है, नीचे ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 10 के पावर -9, ठीक। तो 1 नैनो बराबर 10 के पावर -9। उसके बाद पीको या माइक्रो इसको कैसे लिखेंगे, तो पीको जो है, पीको इसमें क्या है 10 का पावर 12 है नीचे, लेकिन इसको अगर ऊपर पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 10 के पावर -12। समझ में आया, यहाँ तक तो समझ में आया। लिख लीजिए, ये सब लिख लीजिए कि 1 मिली बराबर 10 के पावर -3, 1 माइक्रो बराबर 10 के पावर -6, 1 नैनो बराबर 10 के पावर -9, 1 पीको बराबर 10 के पावर -12। अब समझाते हैं ये सब मात्रक आपको जो बचा हुआ है। देखिए ये हम मिटाते हैं। अब यहाँ पे हम क्या किए, देखिए कुछ किए नहीं हैं, यहाँ पे कुछ किए नहीं हैं। यहाँ पे 1 मिली कूलाम लिखा हुआ है, 1 मिली कूलाम। 1 मिली कूलाम किसके बराबर होगा, अगर कोई पूछेगा तो क्या करेंगे, देखिए 1 और मिली का मतलब क्या होता है 10 का पावर -3, अभी बताए हैं, और कूलाम बदल गया, क्या हो गया, बदल गया। देखिए 1 × 10 के पावर -3 कूलाम, इसको लिख सकते हैं 10 के पावर -3 कूलाम, यानी कि 1 कूलाम बराबर कितना होता है, 1 कूलाम बराबर कितना होता है, 1 मिली कूलाम बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर -3 कूलाम, ठीक। देखिए यहाँ से कैसे लगाते हैं, पूछ रहा है 1 मिली कूलाम बराबर कितना, तो कहिए कि 1 × मिली का मतलब 10 का पावर -3, जहाँ मिली दिखेगा, मिली जहाँ दिखेगा मिली को उड़ा दीजिएगा, वहाँ पे 10 के पावर -3 चिपका दीजिएगा, मिली और ये कूलाम हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 मिली कूलाम बराबर 10 के पावर 1 का गुणा करेंगे वही रह जाएगा 10 के पावर -3 कूलाम, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 मिली कूलाम बराबर 10 के पावर -3 कूलाम, यही ना आया है, देखो ना सब तो हुए हैं। यहाँ पे फिर माइक्रो का देखिए, 1 माइक्रो कूलाम अगर कहीं लिखा हुआ है तो बाबू देखो 1 लिखो, माइक्रो के जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो 10 का पावर -6 आता है, माइक्रो के जगह पे कितना आता है 10 का पावर -6, तो 10 के पावर माइक्रो को उड़ा दीजिए और माइक्रो की जगह पे गुणा करके क्या लिख देंगे 10 के पावर -6, और ये कूलाम के कूलाम रहने दीजिए, ठीक। तो 1 माइक्रो कूलाम बराबर कितना आ गया बाबू, 1 माइक्रो कूलाम बराबर 1 से गुणा कर देंगे वही रह जाएगा 10 के पावर -6 कूलाम, ठीक। अच्छे से समझिए एकदम डीपली। अब 1 माइक्रो कूलाम बराबर इतना हो गया। आगे चलिए,
1 नैनो कुलाम बराबर पूछ रहा है कितना होता है, हमको नहीं मालूम है, ये सब कुछ नहीं मालूम। 1 नैनो कुलाम मतलब कि 1 गुणे नैनो की जगह पे देखो यहीं पे लिखे हैं, नैनो की जगह पे 10 का पावर -9 चिपकाना है, नैनो को उड़ा दो 10 के पावर -9 चिपका दो और यहाँ पे कुलाम। अब अगर इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 से गुणा करेंगे वही रह जाएगा 10 के पावर -9 कुलाम। तो 1 नैनो कुलाम बराबर कितना आ गया, 10 के पावर -9 कुलाम। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, कहाँ से क्वेश्चन लगाते समय इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो ये हो गया आपका। आगे चलिए, आगे माइक्रो कुलाम। 1 माइक्रो कुलाम या इसी को बोलते हैं पीको कुलाम। तब इसको क्या लिखेंगे, 1 पीको कुलाम। माइक्रो या पीको की जगह पे क्या लिखते हैं बाबू, माइक्रो या पीको की जगह पे लिखते हैं, माइक्रो और पीको को उड़ा दीजिए, क्या लिखेंगे 10 के पावर -12, 10 के पावर -12 और कुलाम पहले से था, कुलाम रहेगा। तो 1 माइक्रो कुलाम या पीको कुलाम बराबर कितना होता है, 10 का पावर -12 कुलाम। लिख लीजिए ये सब। आगे चलिए, ये मात्रक हो गया। अभी इस पे क्वेश्चन हम करवाएंगे, जब हम पढ़ेंगे कुलाम का नियम तो उस पे क्वेश्चन आता है, तो वहीं से हम पढ़ेंगे। अब चलिए हम समझाते हैं आपको चालक व अचालक के बारे में। चालक क्या होता है, चालक किस स्तर पे देखा जाए तो देखिए, चालक जो होता है एक होता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिखे हैं तो हम मिटा रहे हैं। देखिए चालक जो होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी के दृष्टिकोण से देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के दृष्टिकोण से जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है अपने अंदर से, चालक कहलाता है। जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देगा, जो अपने अंदर से करंट को जाने देगा, क्या कहलाएगा, चालक कहलाएगा। और जो नहीं जाने देगा, जो रोक के रखेगा, वह चालक कहलाएगा या कुचालक कहलाएगा। ठीक, हम क्या हैं, हम कंडक्टर हैं, चालक हैं। काहे से कि हम अगर कहीं बिजली का तार छुएंगे हमको झंझना देगा। झंझनाने का मतलब कि हमारे अंदर से बिजली जा रहा है तो ये चालक हैं हम। बिजली हमारे अंदर से चल रहा है, हम चालक हैं। ठीक, ये बोर्ड क्या है, बोर्ड लकड़ी का है, बोर्ड जो है लकड़ी का है। इसमें अगर यहाँ तार सटाएंगे, यहाँ बल्ब जलाएंगे जलेगा, यहाँ तार सटा करके बल्ब जलाएंगे जलेगा, नहीं जलेगा। काहे से कि ये कुचालक है, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को नहीं जाने देता है। तो अब मतलब समझ में आया ये कि चालक क्या है। चालक का मतलब कि जो अपने अंदर से विद्युत धारा को जाने दे, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती हो। और अचालक का मतलब क्या होता है, कुचालक का मतलब क्या होता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, तो वो कुचालक हो गया। अब इसके अचालक और कुचालक और सुचालक के प्रति जो आवेश है, इसके कुछ गुण होते हैं। और वो गुण क्या होते हैं, देखिए आवेश, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसपे से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं या तो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यही ना होता है। अब आवेश जो है ना क्या करता है, अगर किसी कुचालक पे आएगा, मान लीजिए मार्कर पे आया, तो मार्कर जो है ना ऐसे जितना दूर रगड़ रहे हैं, जितना पार्ट इसका रगड़ा रहा है, उतना ही पार्ट पे आवेश आएगा। कैसे कि ये कुचालक है। क्या है बाबू, कुचालक है। तो ये कुचालक जो होता है, इसकी प्रवृत्ति होती है कि जहां इसको आवेशित किया जाएगा वहीं पे आवेशित होगा बस। और पार्ट इसका देखा जाए, इधर का सब पार्ट अनावेशित रहेगा, कोई आवेश इस पे नहीं रहेगा। लेकिन जहां रगड़ाया है ना, उनमें बस आवेश रहेगा। समझ में आया। तो जहां रगड़ खाया है वहीं पे आवेश होगा। मतलब कि किसी वस्तु को जब अचालक को आवेशित किया जाता है तो वह एक जगह आवेश इकट्ठा हो जाता है, बस जहाँ पे आवेश दिया जाता है वहीं पे रह जाता है, बस यही होता है, कुछ नहीं। क्या होता है, ये मान लीजिए कि आवेश, ये गोला है, एक क्या है, गोला है, प्लास्टिक का क्या है, गेंद है। अब इसको क्या किए हम, प्लास्टिक की गेंद को बिल्ली के खाल से रगड़ दिए। कितना दूर रगड़े, इतना दूर रगड़ दिए, इतना दूर खूब रगड़ दिए। तो आवेश जो है ना इतना ही दूर रह जाएगा, इतने में रह जाएगा, जितना दूर रगड़ाया है क्या किए उतना ही दूर रह जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। मतलब कि जहां इसको आवेश दिए वहीं पे रह जाएगा, जहां दिए आवेश जाके मुंह में बैठ गया, बस और कुछ नहीं। अब क्या होता है, सुचालक जब लेते हैं, मान लीजिए कि कोई तार ले लिए, कोई मतलब कि कापर ऊपर का तार ले लिए, किसी चीज का तार ले लिए, या मतलब चालक ले लिए, चालक मान लीजिए स्टील का एगो गोला ले लिए, स्टील का एगो गेंद ले लिए स्टील का, और इसको खूब रगड़े, क्या करें, खूब रगड़े। तो रगड़े तो इस पे आवेश आया, मतलब इस पे से इलेक्ट्रॉन निकला आ गया, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन निकल गया। कैसा आवेश आएगा, पॉजिटिव आवेश आएगा। लेकिन है जो पॉजिटिव आवेश आएगा ना, अब एक जगह जहाँ रगड़े थे वहाँ नहीं रहेगा,
ये नहीं उन्हें घूमते घूमते सब फैल जाएगा, मतलब कि पूरे पे फैल जाएगा, पूरे पे सरफेस पे फैल जाएगा। ये क्या करता है, सरफेस पे फैल जाता है, बीच में भी नहीं जाएगा, सरफेस पे फैल जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, जहाँ देंगे वहीं पे इकट्ठा बस। इसमें क्या होता है, इसमें आवेश चाहता है चारों ओर फैल जाना, तो ये क्या करेगा, ये बस इसके सतह की तरफ भागना चाहेगा, निकलना चाहेगा, इससे इस चालक से निकलना चाहेगा, ठीक, इसके सरफेस की तरफ फैल जाएगा। तो ये होता है आवेश का गुण चालक और कुचालक के प्रति, ठीक। क्या किए, इसको बस यहीं आवेश दिए, लेकिन आवेश जो है पूरा फैल गया, आवेश दौड़ दौड़ के फैल गया, एनियो नहीं फैल गया बस। इसमें क्या हुआ, जब इसको आवेशित किए तो सब आवेश जाके एक ही जगह बैठ गया, सब आलसी हो गए सब यहाँ पे, जब कुचालक के पास आए तो, ठीक। तो बस इतना ही होता है चालक और अचालक के प्रति किसका व्यवहार, आवेश का व्यवहार। उसके बाद चलिए अब समझते हैं आवेशों की योज्यता के बारे में। आवेशों की योज्यता के बारे में, आवेशों की योज्यता क्या होती है। देखिए, आवेशों की योज्यता का मतलब कुछ नहीं है, बस दिख रहा है बड़हन वर्ड। देखो क्या किया, हम प्लास्टिक का गोल कोई गेंद ले लिए, ठीक, इसको आवेशित किए। मान लीजिए एक बार हिमा रगड़े तो आवेश यहाँ आ गया, थोड़ा सा आवेश आया, फिर एक बार और हिमा रगड़ दिए, थोड़ा सा आवेश यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा रगड़ दिए, थोड़ा सा यहाँ पे रगड़ दिए, यहाँ पे आवेश आ गया। मान लेते हैं यहाँ पे आ गया Q1 आवेश, यहाँ पे आ गया Q2 आवेश और यहाँ पे आ गया Q3 आवेश। मान लेते हैं 3 जगह हम प्लास्टिक का एक गेंद लिए, 3 जगह उसको रगड़ दिए, 3 जगह रगड़ दिए, किससे, बिल्ली के खाल से, तो तीनों जगह आवेशित हो गया। क्या हुआ, तीनों जगह आवेशित हो गया। अब हुआ क्या, हम पूछे बाबू इस प्लास्टिक के गोले पे, प्लास्टिक की इस गेंद पे कुल कितना आवेश है, तो आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, कहेंगे कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, मतलब तीनों को जोड़ करके बता देंगे, ये ना करेंगे। हम पूछे कि इस प्लास्टिक के गेंद पे पूरा कितना आवेश है, तो पूरा बताना है तो जोड़ देंगे। यही बस कहलाता है आवेश की योज्यता, मतलब कि किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेशों का योग होता है। मतलब किसी निकाय का आवेश जो होता है, किसी निकाय का आवेश, निकाय मतलब सिस्टम, तो गेंद क्या है, एक सिस्टम है मान लीजिए, तो किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के योग के बराबर होता है। निकाय है, सिस्टम है, वो गेंद है, इसका कुल आवेश इसमें उपस्थित सभी आवेशों के योग के बराबर होगा, यही ना है। तो जो Q होगा पूरा मतलब टोटल होगा वो Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3 होगा। यही होता है आवेशों की योज्यता। तो आवेशों की योज्यता में क्या लिख लेंगे कि किसी निकाय का, क्या बोले बाबू, किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। भाई बीजीय योग कहाँ से आ गया, बीजीय मतलब गणित का, जैसे गणित का योग करते हैं, दे दिया कि 2 है, -4 है, 6 है, इन सभी का योग कितना होगा, तो आप जोड़ के बता देंगे 2 प्लस -4, ठीक, और प्लस 6, यही करेंगे ना, जोड़ के बता देंगे। तो 2 और -4 यहाँ पे हो गया और प्लस 6, 6 2 8 -4 = 4। तो मतलब इन सभी का योग बीजीय योग हो गया। तो गणित में जैसे योग करते हैं वैसे इसमें योग करेंगे, बस वही है और कुछ नहीं है बीजीय योग का मतलब। तो किसी निकाय का या किसी भी वस्तु पे कुल आवेश, किसी भी वस्तु का कुल आवेश उस पे उपस्थित सभी आवेशों के योग के बराबर होता है। बस इतना ही है आवेशों की योज्यता। आशा है कि आप समझे होंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है। देखिए आवेशों का क्वांटीकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, इसको भी मिटा रहे हैं। आवेशों का क्वांटीकरण कहता है, बस इतना ही कहता है कि किसी वस्तु पे आवेश जो है ना इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणे के रूप में आता है। क्या बोला, बोला कि किसी भी वस्तु पे आवेश इलेक्ट्रॉन के गुणे के रूप में ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ये नहीं कि 2/3 आ गया, मतलब पूर्ण गुणज के रूप में आएगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में आएगा। देखिए आवेशों का क्वांटीकरण क्या कहता है। मान लीजिए ये वस्तु है कोई, इस पे आवेश आएगा, आवेश कैसे आ रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन कूद के भाग जाएगा और नहीं तो इलेक्ट्रॉन कूद के इसमें आ जाएगा, यही होगा ना। अब इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन से कम तो निकल नहीं सकता है, कहेंगे आधा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3.5 गो निकला, 2 गो निकला, ऐसे बोलेंगे ना कि 2 गो निकला, 4 गो इलेक्ट्रॉन निकला, 5 गो इलेक्ट्रॉन निकला। इन्हें कहेंगे कि 1.5 गो निकला, 2.5 गो निकला, 3.5 गो इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन को आधा नहीं किया जा सकता है, ये आप जानते हैं।
जानते हैं कि नहीं? तो जब इलेक्ट्रॉन को अधवा नहीं किया जा सकता है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन जो है पूर्णांक के रूप में निकलेगा। क्या निकलेगा? पूर्णांक के रूप में निकलेगा। 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, 4 निकलेगा। ये नहीं कि 2.5 गो निकल गया, 3.5 गो निकल गया, 6.5 गो निकल गया, ऐसे कुछ नहीं होगा। किसी भी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन आएगा भी तो वैसे ही आएगा, 2 गो आएगा, 4 गो आएगा, 5 गो आएगा, 1 गो आएगा, लेकिन अधवा नहीं आएगा। मतलब कि पूरे के रूप में आएगा, पूरा आएगा, अधवा नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे यही कहता है आवेशों का क्वांटीकरण, यही कहता है। अब मान लीजिए किसी वस्तु पे आवेश आया, मान लेते हैं प्लस आवेश ही आ गया, किसी वस्तु पे प्लस आवेश ही आ गया, तो ये प्लस आवेश कैसा होगा? जो आवेश होगा वो n × e के रेशियो में होगा। मतलब ये हुआ कि n जो है, जहाँ n पूर्ण संख्या है या पूर्णांक है, ठीक, पूर्णांक है। तो बाबू देखो ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है इस पे से निकला है, वो 1 गो निकला है, 2 गो निकला है, 3 गो निकला है। n जो है पूर्णांक है, n बराबर 1, 2, 3, n नॉट बराबर 1/2, 3/2, ऐसे नहीं हो सकता है। ये नहीं कि आधवा इलेक्ट्रॉन निकले, 1.5 गो इलेक्ट्रॉन निकले, ऐसा नहीं होगा। तो n बराबर नॉट इक्वल टू 1/2, 3/2 और कुछ भी आगे, तो मतलब पूर्ण गुणज के रूप में निकलता है। तो आवेशों का क्वांटीकरण क्या कहता है कि किसी वस्तु पर आवेश की कुल मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। पूर्ण गुणज का मतलब कि गुणा होगा आवेश में। देखिए ये फार्मूला है Q बराबर NE, तो N गुणे E का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19, ये ना होता है। तो ये कह रहा है कि ये आवेश का गुणा जब भी किया जाएगा तो एक पूर्ण संख्या से किया जाएगा। समझ में आ रहा है कि आवेश जो इलेक्ट्रॉन पे इतना होता है, इलेक्ट्रॉन अधवा नहीं निकलता है। मतलब कि मान लीजिए किसी वस्तु से 5 गो इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो N की जगह पे क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। समझ में आया? तो पूर्ण गुणा होगा किसका? इसके गुणज के रूप में होता है। तो यही आवेशों का क्वांटीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेशों का क्वांटीकरण। तो लिख लीजिएगा कि आवेशों का क्वांटीकरण, किसी वस्तु पर कुल आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। बस Q बराबर लिख दीजिएगा, Q बराबर ±NE, जहाँ N बराबर 1, 2, 3 ... n नॉट इक्वल टू 1/2, 3/2 ... ठीक, ये हो गया आवेशों का क्वांटीकरण। खत्म हो गया आवेशों का क्वांटीकरण भी, इतना ही है। अब आवेशों का संरक्षण क्या होता है? क्या होता है आवेश का संरक्षण? देखिए इसको लिख लीजिएगा, अगर नहीं लिखे हैं तो स्किप करके लिख लीजिएगा। देखिए आवेशों का क्वांटीकरण हो गया, आवेशों का संरक्षण। आवेश को जैसे हम पढ़ते हैं द्रव्यमान संरक्षण, कि द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, वैसे ही आवेशों को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। सेम वही कहानी है। कैसे सेम वही कहानी है? देखिए ये है डस्टर, ये है मार्कर, ये है कांच की छड़, ये है रेशम, कल समझा रहे थे। ये है कांच की छड़, ये है रेशम। रगड़े, क्या किए? खूब रगड़ते क्या किए? इसको खूब बढ़िया आवेशित कर दिए। आवेश इस पे आ गया, आया कि नहीं? आवेश आया। आवेश आया क्यों? क्योंकि कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल के और इस रेशम में चले गए। क्या किए? कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस रेशम में चले गए। इस पे कितना आवेश आया? मान लीजिए इससे 10 इलेक्ट्रॉन निकले। इससे कितना इलेक्ट्रॉन निकले? 10 इलेक्ट्रॉन निकले। तो 10 × E, यानी कि 10 × E इसका आवेश आया। देखिए मान लीजिए कि n बराबर 10, n बराबर कितना हो गया? 10, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो इस पे आवेश जो आएगा Q बराबर होता है NE ±NE। अभी हम प्लस माइनस को नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं, हमको 10 और गुणे E, मतलब NE 10 E आवेश आएगा। इस पे कितना आवेश आएगा? 10 गो इलेक्ट्रॉन निकला है, 10 E आवेश आएगा। अब प्लस है कि माइनस? अभी देखिए मार्कर पे कितना आएगा? प्लस आएगा। कहाँ से कि इलेक्ट्रॉन निकला है, तो +10 E इस पे आवेश आ गया, इस मार्कर पे। ठीक, अभी 10 गो इलेक्ट्रॉनवा जो निकला है वो गया कहाँ पे है? इलेक्ट्रॉनवा जो निकला है वो गया कहाँ पे? तो इसमें से कूद के बस इसमें चला गया, रेशम वाले में।
समझ रहे हैं कि नहीं? इसको हम कल पढ़ाए थे कि मार्कर में से निकल के बस रेशम में चला गया 10 गो इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इस रेशम में 10 गो इलेक्ट्रॉन अधिका हो गया। तो इस रेशम में कितना आवेश है? तो बाबू देखो, अब रेशम में आवेश निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितना इलेक्ट्रॉन आया है बाहर से, इसमें से 10 गो इलेक्ट्रॉन निकला था, वह 10 गो में आया है, वह 10 गो आया है, मतलब 10 गो इलेक्ट्रॉन अधिका हो गया। तो n बराबर 10। ठीक, अब इस पे कितना आवेश आया? तो Q बराबर -10E, -10E। और पहले दोनों वस्तुएं क्या थी? पहले ये जो कांच का छड़ था और रेशम था, दोनों न्यूट्रल था, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले बराबर था। कब? रगड़ने के पहले। जैसे रगड़ दिए तुरंत क्या हुआ? तुरंत ही दोनों पे आवेश आ गया। कहाँ आवेश आया? एक से इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरे पे चला गया, एक से निकला, दूसरे पे चला गया। जितना इसमें से निकला उतना ही इसमें गया, जितना इसमें से निकला उतना ही इसमें गया। ठीक, तो क्या हुआ? आवेश जो है जितना निकला उतना ही गया, यानी कि क्या हुआ? जितना आवेशित ये प्लस में हुआ उतना आवेशित ये माइनस में हुआ। तो आवेश संरक्षित है। कैसे संरक्षित है? दोनों का योग अगर 0 आ गया तो ये संरक्षित है। कैसे? देखो, जो टोटल Q आएगा इस सिस्टम का, मान लीजिए कि ये रेशम है, ये हमारा डस्टर जो है ये रेशम है, और ये मार्कर है हमारा, ये मार्कर है हमारा। ठीक, अब इन दोनों पे आवेश आया है, इस पे प्लस आया, इस पे माइनस आया, तो इन दोनों पे जो आवेश आया है ये है Q1 और ये है Q2, इस पे Q2 आवेश आया। तो इन दोनों पे पहले कितना आवेश था? तो पहले आवेश 0 था। अब कितना दोनों पे कुल आवेश है? अब दोनों पे कितना आवेश है कुल? तो Q बराबर आ जाएगा Q1 और प्लस Q2। देखो पहले कितना था? पहले दोनों जो थे रगड़ने के पहले वो अनावेशित थे, मतलब आवेश 0 था, कोई आवेश नहीं था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर थी। अब क्या हुआ? अब आवेशित कर दिए, तो अब दोनों को मिला के कितना आवेश है? तो अभी भी दोनों को मिला के उतना ही आवेश होगा। इस पे देखो Q1 कितना है? तो +10E है, +10E, और ये कितना है? तो ये -10E है। अभी जब दोनों को जोड़ेंगे तो 10 से 10 खत्म हो जाएगा 0, यानी पहले भी 0 कूलाम आवेश था, अभी भी कुल आवेश जो है 0 कूलाम है। अलग अलग देखिए, मार्कर पे तो आवेश आया है लेकिन उतना ही आवेश इस पे आ गया है। कुल आवेश अभी भी 0 है और कुल आवेश पहले भी 0 था, यानी आवेश को न तो उत्पन्न किया गया न तो नष्ट किया गया, बस एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर इस मार्कर किस में चला गया? रेशम में चला गया। तो आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित यानी भेजा जा सकता है। एक जगह से दूसरी जगह इधर उधर उसको हिलाया डुलाया जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता है। बस इतना ही है आवेश का संरक्षण। तो आवेश के संरक्षण में क्या हुआ? पहले जितना आवेश था इस मार्कर का और इस डस्टर का मिला करके, अभी भी इन दोनों का मिला करके उतना ही आवेश है। पहले 0 था, अब भी 0 है। आवेश को नहीं उत्पन्न किया गया, लेकिन बस ट्रांसफर कर दिया गया। इसका आवेश इसमें कुछ ट्रांसफर कर दिया गया जिससे दोनों आवेशित हो गए हैं, बस इतना ही हुआ है। तो यही है आवेशों के संरक्षण का नियम। तो लिख लीजिएगा, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। यही आवेशों के संरक्षण का नियम है। आशा है कि समझ में आया होगा। चलिए एक टॉपिक आपका बच रहा है, उसको समझा देते हैं और उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। देखिए एक टॉपिक है आवेशन के नियम। क्या होता है आवेशन के नियम? इसके बारे में समझते हैं। आवेशन का नियम क्या क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए आवेशन के नियम, पहला आवेशन का नियम होता है घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा कैसे होता है अभी हम बता दिए कि रगड़ दीजिए आवेशित हो गया कोई वस्तु। दूसरा आवेशन के तरीके होते हैं घर्षण द्वारा। दूसरा चालन द्वारा एक होता है, चालन द्वारा आवेश उत्पन्न करना, चालन द्वारा आवेश आवेशित करना वस्तुओं को। तीसरा होता है, तीसरा क्या होता है बाबू? तीसरा होता है संपर्क द्वारा। संपर्क द्वारा नहीं, देखिए चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा, विद्युत प्रेरण द्वारा, प्रेरण द्वारा, प्रेरण द्वारा आवेश की उत्पत्ति। तो ये 3 तरीके हैं आवेश उत्पन्न करने के। कैसे कैसे? देखिए पहला तो घर्षण समझ गए, रगड़ेंगे इलेक्ट्रॉन कूद के भाग जाएंगे इधर से उधर, बस ये क्या हो गया? घर्षण द्वारा आवेश की उत्पत्ति। चालन द्वारा आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है? अब मान लीजिए कोई वस्तु आवेशित है, ये कोई वस्तु आवेशित है, कोई वस्तु आवेशित है, ठीक, और कोई वस्तु अनावेशित है,
कोई वस्तु क्या है, अनावेशित है, इस पे प्लस माइनस चार्ज दोनों है बराबर बराबर मात्रा में, प्लस माइनस चार्ज बराबर बराबर मात्रा में। ठीक, देखिए मान लीजिए यहाँ पे 4 प्लस है तो 4 ही माइनस इस वस्तु पे, लेकिन इस पे प्लस अधिकता है। चालन द्वारा आवेश की उत्पत्ति कैसे होगी, तो जब इन दोनों वस्तुओं को तार से जोड़ देंगे, तार से जोड़ देंगे, तो बाबू जानते हैं कि जब तार से जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है दौड़ने लगेगा। कहाँ से कि यहाँ पे देखो क्या हुआ, तार से जोड़ने पे यहाँ पे विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, दोनों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। अभी विभवांतर क्या होता है ये सेकेंड चैप्टर में है, लेकिन बस समझिए कि विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, जिससे देखिए यहाँ से बस इतना समझिए ना, प्लस क्या करता है, माइनस को अपनी तरफ खींचता है। ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे प्लस चार्ज है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा, दो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और खींच करके दो प्लस माइनस के साथ जुड़ जाएंगे सब, ये हो गया न्यूट्रल। और इस पे क्या होगा, इस पे 2 प्लस अभी भी है, लेकिन इस पे 2 माइनस की कमी हुई, 2 इलेक्ट्रॉन कम हुए तो इस पे भी 2 प्लस आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन अब इस इधर से इधर आ गए, इधर से इसमें से इधर आ गए चल करके। तो ये चालन द्वारा इलेक्ट्रॉन चल करके किसके द्वारा, तार के द्वारा चल करके इस वस्तु में आया है। तो ये चालन द्वारा आवेश की उत्पत्ति। कोई वस्तु आवेशित है और उसको अनावेशित वस्तु से तार द्वारा जोड़ दिया जाए या अनावेशित वस्तु से चिपका दिया जाए, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले आएंगे या इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के उसमें चले जाएंगे। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु जिस पे ऋण आवेश है, क्या है, ऋण आवेश है, कितना ऋण आवेश है, 4 ठे ऋण आवेश है मान लीजिए, और ये कोई वस्तु है जिस पे कोई आवेश नहीं है, जितना माइनस है उतना प्लस है, यही ना रहता है। अब इन दोनों को तार से जोड़ेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को तार से जोड़ेंगे तो देखो इधर इलेक्ट्रॉन अधिका है। जब जानते हैं कि माइनस माइनस के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है कि नहीं होता है, माइनस माइनस के बीच प्रतिकर्षण, सगरो इलेक्ट्रॉन अधिक है, सब अपने आप पे के धकेलेंगे, सब खूब धकेलेंगे सब। जैसे तार से जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन को जाने का रास्ता मिल गया, जैसे जाएगा इधर प्लस है तुरंत खींच लेगा और तुरंत खींच के अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन बैठा लेगा, इधर का इलेक्ट्रॉन एक गायब, दूसर का इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ठीक, दूसर का इलेक्ट्रॉन भी गायब। और ये प्रोसेस तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों पे आवेश बराबर ना हो जाए। देखिए इसमें से भी इलेक्ट्रॉन आया है तो 2 ही ठे आया, इस पे 4 आवेश था लेकिन इसमें से इलेक्ट्रॉन 2 ही ठे आया है, और क्या हुआ है, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन 2 ही ठे आया है, 4 आवेश था लेकिन 2 ही ठे आया है, पूरा न्यूट्रल नहीं हुआ है। क्यों ऐसा हुआ है, देखिए ऐसा क्यों हुआ है। अगर ये मान लीजिए कि पहले क्या था, पहले यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन थे, अभी दोनों इलेक्ट्रॉन को ये खींच लिया तो पहले इसके पास आवेश ज़्यादा था, इसकी तुलना में ये 0 आवेशित था और इसके पास आवेश 4 था, तो ये खींचा, दूगों को खींच लिया। अब इसके पास भी आवेश 2 हो गया, इसके पास भी आवेश 2, यानी दोनों के खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता बराबर हो गई, यानी कि दोनों का विभव बराबर हो गया, पोटेंशियल बराबर हो गया, क्षमता बराबर हो गया, खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता क्या हो गई, दोनों गोलों की क्षमता बराबर हो गई। इस पे भी प्लस आ गया, इस पे से जब 2 इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इस पे भी तो प्लस आएगा कि नहीं आएगा, तो इस पे भी +2, इस पे भी +2, अब दोनों का ताकत बराबर, कितनों खींचते रहेंगे सब इलेक्ट्रॉन हिलबो नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन। तो अब इस पे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होना बंद हो जाएगा, मतलब जब दोनों पे आवेश बराबर हो जाता है, तो क्या हो जाता है, विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हुआ मतलब विद्युत धारा का प्रवाह हुआ, तो विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। अब इन दोनों पे कितना आवेश आ गया, तो मान लीजिए पहले पे आवेश पहले Q1 था और इस पे Q2 था, जब जोड़ दिया जाता है तार से तो इन दोनों पे आवेश बराबर हो जाता है, वो कितना होता है, तो Q1 + Q2/2 कितना हो गया, Q1 + Q2/2। कैसे, देखिए इस पे 4 आवेश पहले मान लेते हैं था, इस पे 0 था, ठीक। अब कितना आया, तो जैसे इधर से 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो इधर 2 प्लस था तो 2 प्लस को खत्म कर दिया, ठीक। तो अब इस पे 2 है, अब इस पे भी 2 आ गया। अब मान लीजिए पहले कितना था, 4 था, इस पे 0 था, तो 4 + 0/2 कितना आ गया, 2 आया कि नहीं आया। तो मतलब कि इन दोनों के आवेशों के योग का मतलब कि उसका माध्य होता है,
सभी आवेशों के योग सभी आवेशों का माध्य जब निकाला जाता है तो वही माध्य आवेश इन दोनों पे आ जाता है। वैसे ही सेम इसमें भी हुआ होगा, Q1 इस पे होगा, Q2 इस पे होगा, तो इस पे दोनों पे कितना आवेश आ गया, Q1 प्लस Q2/2। तो जब क्वेश्चन में कहीं कहेगा कि जब दो गोले आवेशित हैं इतना इतना आवेश से, जब दोनों को जोड़ा जाता है, कुछ समय के लिए तार से जोड़ा जाता है, तो जोड़ने के पश्चात उन दोनों पे कितना आवेश होगा, तो दोनों का आवेश एक बार जोड़ दीजिएगा Q1 प्लस Q2 और बाई 2 कर दीजिएगा। अगर 3 को दिया होगा तो तीनों का आवेश जोड़ करके Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और बाई 3 कर दीजिएगा। जो को आवेश जोड़ेंगे उतना से भाग दे देंगे, हो गया। ठीक, तो आशा है कि ये समझे होंगे आप कि ये कैसे होता है, कैसे हुआ वही समझा दिया आपको। एक बार और देख लीजिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा इसको समझने में। हम समझते हैं, देखिए ये हम Q1 प्लस Q2/2 कैसे किए हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, लेक्चर अब लंबा हो रहा है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि दो गोले हैं, दो गोले हैं, एक गोला है ये, एक गोला है ये पहले इस पे 0 आवेश था, इस पे कितना था, +4 कूलाम था, +4 कूलाम। +4 कूलाम का मतलब क्या, +4 कूलाम का मतलब क्या, 4 गो इलेक्ट्रॉन इसमें से गायब हैं, सब छोड़ के इसको भग गए हैं, सब 4 गो प्रोटॉन को छोड़ के भग गए हैं सब। अब क्या किए, इन दोनों को क्या किए, इन दोनों को, इस 4 कूलाम वाले को और इसको एक तार से जोड़ दिए। तो इधर प्लस माइनस की संख्या सब समान थी, प्लस माइनस की संख्या समान थी। अब क्या हुआ, जैसे जोड़े इधर से इलेक्ट्रॉन निकले, कितना इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जब तक कि ये उतना ही आवेशित ना हो जाए, दोनों बराबर बराबर आवेश ना ले लें। तो बराबर बराबर आवेश क्या हो जाएगा, +2 और ये +2 कूलाम। कैसे हुआ, कैसे हुआ, देखो देखो हुआ कैसे, ये हुआ कैसे समझते हैं। ये गोला था, इस पे प्लस 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 और सभी के साथ एक एक माइनस था, एक एक माइनस था कि नहीं था। इसमें भी क्या था, इसमें बस ++4 गो था, इसमें बस ++4 गो था। ये तो सब न्यूट्रल है, ये क्या है, प्लस चार्ज है। जैसे जोड़िए ये प्लस चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन को खूब तेज खींच रहा है, खींचा, 2 गो इलेक्ट्रॉन तो आ गया, लेकिन जैसे 2 गो इलेक्ट्रॉन आया, अब 2 गो इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी हो गई, 2 गो इलेक्ट्रॉन गायब, मतलब कि इसमें भी 2 गो चार्ज आ गया। कौन सा, +2 इसमें चार्ज आ गया। और इसमें से जब 2 गो इलेक्ट्रॉन आ गया था इसमें, तो 2 गो के साथ ये मिल जाएगा, यानी इन दोनों प्लस को गायब कर देगा। इस पे कितना बचा, 2, और इधर से इलेक्ट्रॉन जिसका आ गया उसका भी 2। तो अब जब दोनों का आवेश बराबर, तो अब दोनों इलेक्ट्रॉन खींच पाएंगे, किधर ओर से नहीं खींच पाएंगे, दोनों एकदम दम लगाते रह जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं खिंचाएगा, धारा प्रवाहित नहीं होगी, कैसे कि दोनों का बल बराबर हो गया है। अब यहाँ पे धारा प्रवाहित नहीं होगी, दोनों का आवेश बराबर हो जाएगा। कैसे आवेश बराबर हुआ है, तो पहले पे था 4 कूलाम, इस पे था 0 कूलाम, तो कैसे हुआ है, 4 + 0 और बाई 2, यानी कि दोनों के योग का आधा हो गया है, 2 आ गया, 2 कूलाम आवेश इस पे आ गया। यहीं से आया है Q1 + Q2/2, ठीक, जोड़ने के पश्चात आवेश, यहीं से आया है, ये फार्मूला आता है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमको यूज में लेना पड़ता है। तो आशा है कि ये आप समझे होंगे। एक होता है प्रेरण द्वारा आवेश की उत्पत्ति। क्या होता है, प्रेरण द्वारा आवेश की उत्पत्ति। देखिए प्रेरण द्वारा आवेश की उत्पत्ति होती कैसे है। ये मान लीजिए एक गोला है, क्या है, गोला है एक, ठीक, और इस पे क्या है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, सब है, सब था, पहले सब था। एक इसके पास एक आवेशित गोला लाए, कौन सा गोला, ये माइनस चार्ज से पूरा भरा हुआ था, पूरा माइनस चार्ज से भरा हुआ था। जैसे इसके पास लाए, एकदम नज़दीक, अब सटा नहीं था लेकिन अब सटने वाला था, नज़दीक लाए, सटाएंगे नहीं इससे, बस तनी अब सटने वाला था, एकदम नज़दीक ला दिए। जैसे लाए, आप जानते हैं कि माइनस और प्लस के बीच क्या होता है, माइनस और प्लस के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ये माइनस था और इसमें क्या था, इस गोले में ये न्यूट्रल था, मतलब कि प्लस माइनस दोनों बराबर था, सब बराबर था, इधर उधर सब बिखरे हुए थे। लेकिन जैसे इस गोले को इसके पास ले जाएंगे, सब प्लस चार्ज इधर से बटोरा के इधर आ जाएंगे सब, कैसे कि इलेक्ट्रॉन इन पे बल लगा रहा है, खींच लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, प्लस को माइनस खींचता है, खींच लेगा, प्लस चार्ज सब एक जगह बटोरा जाएंगे सब, और माइनस चार्ज
एक जगह ही बट रह जाएंगे सब, माइनस चार्ज एक जगह ही बट रह जाएंगे सब। देख रहे हैं, तो ये प्रेरण द्वारा इसको प्रेरित किया गया है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन ने प्रेरित किया। और किस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? तो आवेशित वस्तु पे। तो आवेशित वस्तु जो है अनावेशित वस्तु को प्रेरित कर दी, इस पे इधर आवेश की उत्पत्ति हो गई। इधर जो है, इधर क्या कर दीजिए, थोड़ा सा ग्राउंडिंग कर दीजिए, इधर का आवेश गायब हो जाएगा। अगर ये अचालक गोला है, चालक रहेगा तो आवेशित होगा ही नहीं अगर ग्राउंड किया जाएगा तो क्या होगा? देखिए, ये अचालक है तो यहाँ से क्या होगा? आवेश, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इधर धरती से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इधर धरती में चले जाएंगे, इस पे जीरो आवेश इधर का आ जाएगा और ये प्लस चार्ज रह जाएगा। समझ रहे हैं? तो जैसे ग्राउंड करेंगे इधर का पार्ट अनावेशित हो जाएगा और इधर का आवेश रह ही जाएगा। तो आशा है कि ये समझे होंगे प्रेरण द्वारा आवेश की उत्पत्ति। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें बस एक गोले को दूसरे गोले के पास ले जाइए, आवेश की उत्पत्ति हो जाएगी। लेकिन अगर यही कोई गोला, यही अगर चालक कोई गोला रहता तो इस पे क्या होता? इस पे आवेश की उत्पत्ति यहाँ पे तभी तक रहती जब तक ये गोला इसके पास रहता। बल लगा रहा है, खिंचाया हुआ है प्लस चार्ज, बल लगा रहा है, खिंचाया हुआ है प्लस चार्ज, बल लगा रहा है, खिंचाया हुआ है इधर प्लस चार्ज। लेकिन जैसे इसको इधर ले जाएंगे, इधर सभी इलेक्ट्रॉन बटराए हुए थे कि नहीं? इहो इलेक्ट्रॉन जो है इस पे भी तो माइनस चार्ज है, तो ये भी प्लस को अपनी तरफ खींचेंगे। तो जैसे ही दूर ले जाएंगे, इसका बल कमजोर हो जाएगा, इसका खिंचाव प्लस पे कम हो जाएगा, इन सभी माइनस का प्लस पे खिंचाव ज़्यादा हो जाएगा, तुरंत खींच के सब फैला देंगे प्लस। समझ रहे हैं? तो ऐसे यहाँ पे फैल जाएगा सब प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो जब किसी गोले के पास कोई दूसरा आवेशित मतलब वस्तु ले जाया जाता है, जब किसी अनावेशित वस्तु के पास आवेशित वस्तु ले जाया जाता है तो वो आवेशित हो जाती है। और वो आवेशित कब तक रहती है? कब तक रहती है? जब तक कि उसके पास आवेशित वस्तु रखी गई है। जैसे आवेशित वस्तु को हटाया जाएगा, ये क्या हो जाएगी? अनावेशित हो जाएगी, अनावेशित हो जाएगी। ठीक। और ये जो होता है, ये मतलब अचालक गोला, इस पे भी ये पृथ्वी वाला काम ज़्यादा नहीं करेगा। जितना दूर लगा है उतना ही दूर, बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं काम करेगा। ठीक। तो वो ज़्यादा मतलब एफिशिएंट नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। ये जब तक इसके पास ये गोला रहेगा तभी तक ये आवेशित रहेगा। और इसका यूज जो है ना, आएगा दूसरे चैप्टर में जब हम संधारित्र पढ़ेंगे, तो उसमें थोड़ा सा इसका यूज आएगा। तो ये हो गया प्रेरण द्वारा आवेश की उत्पत्ति। ये जो अनावेशित वस्तु है, इसको कौन प्रेरित किया? आवेशित वस्तु ने प्रेरित करके आवेशित कर दिया। तो आशा है कि इन चीज़ों को आप समझे होंगे अच्छे से। अब हम कल स्टार्ट करेंगे आपका कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम होता है दो आवेशों के बीच लगने वाला बल के बारे में होता है, उसी के बारे में कल हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर देखेंगे डिस्क्रिप्शन में, आपको PDF नोट्स का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर नोट्स डाउनलोड कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।